नमस्कार। देश के बेस्ट डिबेट शो राष्ट्रवाद में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्याग। दिल्ली में शराब नीति को लेकर आज जबरदस्त सियासी घमासान है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी खुलकर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। दरअसल नई आबकारी नीति में करीब 144 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के लिए आज सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की। सिसोदिया के साथ साथ आबकारी नीति लागू करने वाले अधिकारी और ठेकेदारों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। दिल्ली समेत 7 राज्य हैं और इन 7 राज्यों के 21 ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा। दिल्ली शामिल है, पंजाब शामिल है, महाराष्ट्र शामिल है, तेलंगाना, दमन और दीव, यहां पर छापेमारी की गई। दिल्ली की शराब नीति को लेकर सीबीआई की इतनी बड़ी रेड शुरू होते ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के एजुकेशन वाला चैप्टर पलट दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे हुए एक लेख का हवाला दिया गया जिसे बीजेपी एक एडवर्टीजमेंट यानी इश्तिहार करार दे रही है। मतलब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी तलवारें खिंच चुकी। अब ये सवाल उठने लगे कि दिल्ली में 144 करोड़ का शराब घोटाले का सच आखिरकार क्या है। आम आदमी पार्टी अगर ईमानदार है तो फिर सीबीआई की जांच से बौखलाहट क्यों है? अब इस पूरे मामले को मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको सबसे पहले बताता हूं। आज सुबह 8:30 बजे सीबीआई की एक टीम मनीष सिसोदिया के घर पहुंची। उनके घर की तलाशी ली गई। अफसरों ने उनके और परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उनके फोन और लैपटॉप और बाकी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जब्त कर लिए गए। शराब नीति पर सीबीआई की छापेमारी के साथ ही केजरीवाल सरकार ने विक्टिम कार्ड खेलने की पूरी कोशिश की। केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे उसी लेख का हवाला दिया और कहा कि दिल्ली की शिक्षा नीति की तारीफ न्यूयॉर्क टाइम्स में की है और यही बात बीजेपी को हजम नहीं हो रही। मोदी सरकार दिल्ली सरकार की शिक्षा नीति की तारीफ नहीं देख पा रही, यह आरोप लगाया गया। आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया है। बीजेपी ने पलटवार किया और खलीज टाइम्स में छपे हुए उसी लेख को ट्वीट किया और केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया कि 2 पेपर, न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स, दोनों पेपर में एक जैसा लेख छपा। ये बल्कि लेख नहीं है, बल्कि ये विज्ञापन है। एक जैसी भाषा, एक जैसा टाइटल और एक जैसी फोटो के साथ 2 अलग अलग जगहों के 2 अखबारों में यह विज्ञापन छपा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि खालिस्तान समर्थकों ने न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख छपाया और केजरीवाल अपनी तारीफ करने के लिए खालिस्तान के समर्थकों का सहारा ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सुनवाता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा और बीजेपी ने कैसे अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपना। कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे ये खबर छपी है। इस खबर का मतलब ये है कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली का नहीं, देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया एक तरह से। और वर्ड टू वर्ड सेम लिखा जाएगा और एक ही पिक्चर होगी तो उसको क्या मानेंगे? उसको तो ऐड ही मानेंगे। अभी अरविंद केजरीवाल ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि न्यूयॉर्क टाइम्स में फोटो लगाना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल से छपती है। तो उनको मालूम होगा उन्होंने कितना पैसा दिया, रिपोर्टर को कैसे सेट किया, कितने मुश्किल से ये फोटो लगी, तो ये उन्हीं को पता होगा। तो अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा को सुना आपने। केजरीवाल सरकार पर अब कांग्रेस भी आरोप लगा रही है और गंभीर आरोप लगा रही है। कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने टाइम्स नाउ नवभारत के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की। अभिषेक दत्त ने दावा किया कि बार मालिक के साथ केजरीवाल और सिसोदिया की तस्वीरें हैं। अभिषेक दत्त ने आरोप लगाया कि शराब माफिया केजरीवाल सरकार की गोद में बैठे और साथ ही मांग की कि कॉल रिकॉर्डिंग से माफियाओं और केजरीवाल सरकार के रिश्तों की जांच होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी खुद, ये दोनों मिलके जो दिल्ली के अंदर मैक्सिमम बार्स और रेस्टोरेंट्स और लिकर माफिया को रन करते हैं, उनके साथ पर्सनल कैपेसिटी, मैं आपके चैनल में क्लियरली बताना चाहता हूं, पर्सनल कैपेसिटी में ये लोग साथ बैठते थे। इन सब ने मिलकर दिल्ली की लिकर पॉलिसी को बदला। एज कम करना 25 से 21 साल की, ओपन एरिया में शराब बेचने की अनुमति देना,
रेस्टोरेंट को मिड नाइट तक रन करना, और दिल्ली के जितने भी रेस्टोरेंट्स देर रात तक 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक चलते हैं, वहां से पैसे की उगाही का काम करना ये लोग मिलके करते थे। तो आज इस मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों से पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि सीबीआई ने छापेमारी क्यों की, इसके पीछे की वजह जाननी आपके लिए जरूरी है। आरोप यह है कि शराब नीति टेंडर में 144 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की गई। शराब कारोबारियों को लाइसेंस फीस में छूट दी गई, और आरोप यह भी कि मनमाने तरीके से लाइसेंस दिए गए, और इसी में कोरोना महामारी के दौरान उसी का हवाला देते हुए लाइसेंस फीस माफ की गई। चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए शराब के ठेकों की संख्या बढ़ा दी गई। टेंडर देने के नाम पर कमीशन लिया गया था, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। छापेमारी के दौरान आज सीबीआई ने अहम दस्तावेजों के साथ साथ मनीष सिसोदिया के लैपटॉप और उनके फोन को जब्त कर लिया। ऐसे में आज इस मुद्दे पर बहस करें उससे पहले आपके सामने मैं कुछ सवाल रखना चाहता हूं, जो कि पब्लिक डोमेन के सवाल है। सवाल यह है कि दिल्ली में 144 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, इसके पीछे का सच क्या है? सवाल यह कि दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति से क्या चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाया है या नहीं पहुंचाया, इसमें पारदर्शिता के साथ जवाब सामने रखा जाना चाहिए। सवाल यह कि नई आबकारी नीति से राजस्व को कितना नुकसान हुआ और नहीं हुआ, तो यह भी बताया जाना चाहिए। भीषण कोरोना काल में डेल्टा वेव के दौरान आबकारी नीति में बदलाव क्यों किया गया, जबकि उस वक्त तो ज्यादा अहम था लोगों की जान बचाना, न कि आबकारी नीति में बदलाव करना। शराब माफियाओं को लाइसेंस शुल्क में 144 करोड़ की जो छूट दी गई, वो छूट क्यों दी गई? सवाल यह भी कि शराब नीति पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, तो फिर शिक्षा नीति की दुहाई आम आदमी पार्टी की तरफ से क्यों दी जा रही है? सवाल है कि अगर आम आदमी पार्टी ईमानदार है तो फिर सीबीआई की जांच से बौखलाहट क्यों है? सवाल मोदी सरकार से भी, सवाल बीजेपी से भी कि क्या मोदी सरकार सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि यही आरोप आम आदमी पार्टी का भी है। सवाल यह कि क्या राजनीतिक बदले की भावना से सीबीआई की छापेमारी की गई, इस टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब माफिया के साठगांठ के आरोपों का सच क्या है, जो कांग्रेस नेता लगा रहे हैं। और सवाल यह भी कि क्या अब हालात बन रहे हैं कि सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होने जा रही है, और सीबीआई रेड के बाद क्या अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस करेगी, उस मामले में जांच को आगे बढ़ाएगी। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये मनीष सिसोदिया के मथुरा रोड स्थित घर की तस्वीरें हैं, जहां पर लगातार छापेमारी चल रही है, और इस वक्त पर मनीष सिसोदिया की गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। ये दिल्ली सरकार की लिखी हुई गाड़ी आप देख रहे हैं, सफेद रंग की, जो मनीष सिसोदिया के घर के बाहर खड़ी हुई है, घर के अंदर खड़ी हुई है। बाहर प्रेस का जमावड़ा है और लगातार नजर रखी जा रही है कि क्या क्या अपडेट सामने आ रही है। के दूसरी जगहों की भी जांच की गई है, और 8.5 घंटे अंदर जांच के बाद में जांच टीम बाहर पहुंची, और ये दरवाजा जो है, जो मेन उनका दूसरा गेट है, उसी गेट के जस्ट पीछे उनकी सरकारी गाड़ी खड़ी हुई है, जिसका नंबर है 0017। और इसी जगह पहुंचने के बाद सीबीआई ने इस गाड़ी की जांच की कि क्या इसके अंदर भी कुछ ऐसे चीजें तो नहीं रखी हैं जिसकी जरूरत उन्हें केस के अंदर पड़ जाए। उसकी जांच की गई 8.5 घंटे बाद। वीडियो जर्नलिस्ट तनवीर के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो हमारे सहयोगी पुलकित नागर की रिपोर्ट आपने देखी, जो कि मनीष सिसोदिया के घर के बाहर हैं, और डीएल नंबर की 0017 गाड़ी, जो दिल्ली सरकार की गाड़ी, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उसका इस्तेमाल करते हैं। उस गाड़ी की तलाशी लेते हुए बताया जा रहा है कि सीबीआई के अधिकारी हैं, जो जांच को एक एक करके आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले घर में छापेमारी की गई, वहां से इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं, उपकरण हैं, उनको जब्त किया गया, जिसमें मनीष सिसोदिया का लैपटॉप, उनका फोन और घर के बाकी सदस्यों के फोन की तलाशी भी ली गई। और अब सीबीआई उनकी गाड़ी की जांच कर रही है। हालांकि आमतौर पर होता ऐसा है कि अगर किसी भी पार्टी के ऊपर या पार्टी के नेता के ऊपर छापेमारी होती है, तो बाकी तमाम दल एक साथ आ जाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के निशाने पर अक्सर सभी दल रहे हैं। तो शायद यही वजह है कि पॉलिटिकली अभी थोड़ा सा खुद को अकेला महसूस करती हुई आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उनका समर्थन जरूर किया गया, लेकिन बाकी कहीं से उनके समर्थन की आवाजें नहीं आई। हमारे सहयोगी पुलकित नागर हमारे साथ लगातार बने। पुलकित, बताइए जरा कि इस वक्त क्या तस्वीरें हैं, वहां पर क्या डेवलपमेंट देख रहे हैं आप? वो यहाँ पहुंचे थे, उनके द्वारा
देखिए, करीब 8.5 घंटे का वक्त बीत चुका है और 8-8.5 घंटे के बाद अब सीबीआई की टीम घर के जो बाहरी हिस्से हैं उसकी जांच कर रही है। और इसी हिस्से में ये दूसरा गेट है, इसके ठीक सामने आप मनीष सिसोदिया की वो सरकारी गाड़ी देख रहे हैं जो उन्हें दिल्ली सचिवालय से मिली हुई है। 0017 नंबर है इसका। और अब थोड़ी देर पहले इसी गाड़ी की जांच की गई है। अभी तक जितनी भी जांच चल रही थी वो घर के अंदर हिस्से में चल रही थी। उनके मोबाइल फोन, उनकी अलमीरा, तमाम जगहों की जांच करने के बाद सीबीआई की टीम अब इस गाड़ी पर पहुंची है। आपको याद होगा कि पहले ऐसे कई केस सामने आए हैं जिसमें जब जांच गाड़ी तक पहुंची तो गाड़ी से बहुत सारी चीजें मिली, लेकिन इस केस में अभी जब सीबीआई की टीम जहां से जांच करते हुए गई थी, हालांकि उनके हाथ में कुछ ऐसा दिखा नहीं कि उन्हें गाड़ी से मिला हो, लेकिन थोड़ी देर पहले ही इस गाड़ी की जांच की गई है। और अगर अब आप समझे कि मनीष सिसोदिया के घर में जहां पिछले 8.5 घंटे से रेड चल रही है उसके समझे तो ये दूसरा गेट है मनीष सिसोदिया का, जहां बहुत सारे कैमरे देख रहे हैं। इसके अलावा एक मेन गेट अलग है। अब इस गेट से सीधा उनकी गाड़ी और पार्किंग का एरिया आता है जहां पर अब सीबीआई की टीम जांच कर रही है। यानी कि अंदर का जो हिस्सा है वहां पर जांच के बाद में सीबीआई की टीम इस गेट के पीछे वाला हिस्सा जो पार्किंग का आता है, जहां पे गाड़ी है और दूसरी जगह दूसरी चीजें हैं, उन पर जांच कर रही थी। हालांकि सुबह से एक सीबीआई के अधिकारी यहां तैनात थे जो इसी गेट के पास मौजूद थे, लेकिन अब सीबीआई की टीम ने इस गाड़ी की जांच की है और ये 8.5 घंटे बाद है। जी बिल्कुल, मैं पुलकित वापस आपके पास लौटता रहूंगा। वहां की तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिएगा और भी जैसी अपडेट सामने आती है वापस लौटूंगा। लेकिन इस बीच जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मंजिंदर सिंह सिरसा जुड़ चुके हैं, नेता हैं बीजेपी से। शुभरास्ता हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशुतोष जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और रवि श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत में आशुतोष जी आपसे करना चाहूंगा कि मुख्य सचिव ने रिपोर्ट दी, एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, सीबीआई अब कार्रवाई कर रही है, तो इस कार्रवाई को लेकर के राजनीतिक बदले की भावना का संज्ञा क्यों दी जा रही है? इस सवाल का जवाब तो आम आदमी पार्टी देगी कि आम आदमी पार्टी क्यों इसको बदले की भावना से बात कर रही है, उनका क्या स्टैंड है। जी, जहां तक मेरा मानना यह कि इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और शराब पॉलिसी में जो बदलाव हुए थे उसके लिए एलजी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की थी, वो मेरी नजर में ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं वो सेल्फ गोल उन्होंने खुद किया है। क्योंकि पहले वो ये कहते थे कि राजस्व इसकी वजह से बढ़ेगा, इसलिए पॉलिसी में चेंज किया गया, और बाद में ये एडमिशन करना कि दरअसल इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है और इस गड़बड़ी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जिम्मेदार हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर कुछ उसमें बदलाव किए हैं। ये उनका वर्जन है। तो जब आप पहले कुछ और कह रहे थे, बाद में कुछ और कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी इसमें लगती है। इसका दूसरा पहलू ये है कि क्या ये आम आदमी पार्टी के ऊपर पहला छापा है? बिल्कुल नहीं छापा है। आम आदमी पार्टी के कम से कम 20 से 25 विधायकों के खिलाफ बहुत सारे एफआईआर दर्ज किए गए, उनमें से बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां की गई और ज्यादातर जो है वो बाइज्जत बरी हो गए। शायद ही किसी मामले में कोई कन्विक्शन हुआ। इसके पहले आपने देखा था कि मुख्यमंत्री के कार्यालय पर छापे पड़े थे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को गिरफ्तार किया गया था और आज तक उस मामले का क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। तो इसके पीछे मुझे जो दिखाई पड़ता है कि वो ये कि कहीं ना कहीं एक गहरी राजनीति भी है। आम आदमी पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रसार करने की कोशिश कर रही है उसका भी इसमें असर दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि आज की तारीख में पंजाब के फौरन बाद दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने चाहिए थे, उस चुनाव को भी अभी तक बीजेपी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। आम आदमी पार्टी गुजरात में भी बड़ी कोशिश कर रही है और सूरत जैसे इलाकों में उसका प्रभाव बढ़ रहा है। तो अगर सूरत में भारतीय जनता आम आदमी पार्टी का प्रभाव बढ़ेगा तो जाहिर सी बात उससे नुकसान बीजेपी को ही होगा। तो इसको अगर समग्रता में आप देखेंगे तो बात ज्यादा बेहतर समझ पाएगी। लेकिन यह बात सच है कि लिकर पॉलिसी बहुत विवादास्पद थी और उसमें कई ऐसे सवाल है जिसके जवाब जो है वो आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार को देने चाहिए। एक बात सर जो आपने भी दोहराई अपने विश्लेषण में, जो आम आदमी पार्टी भी कह रही है, मैं चाहूंगा सिरसा साहब जवाब दे उस बात का कि भाई जो बढ़ता हुआ राजनीतिक वर्चस्व है आम आदमी पार्टी का, बीजेपी उससे घबरा रही है और इसलिए ऐसी प्रायोजित कार्रवाई करवाई जा रही है। देखिए, मान लीजिए कोई और भी पार्टी होती है, अब उसके ऊपर जब ये केस होता तो क्या बोलते? यही तो बातें उनके पास बोलने को होती कि देखिए हम वहां भी आ रहे थे इसलिए हमसे घबरा गए, हमसे डर गए, हमसे भाग गए। तो लेकिन सही मायनों में तो बात यह है कि बात क्या है, एक्साइज पॉलिसी की है। तो जो उन पे इल्जाम लग रहे हैं कि उसी की सफाई दे दें, उसके बारे में बता दें कि उनका उसके बारे में क्या कहना है, तो अपने आप लोगों को पता चल जाएगा। ये बातें आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
लेकिन आप उसका जवाब नहीं देते। आप इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे कि जब सरकारी ठेके थे तब 2% कमीशन थी होलसेलर्स की। होलसेलर कौन है? वो ऑक्शन में नहीं जाते, उनको मंत्री जी अपने साइनों से देते हैं कि ये होलसेल का काम करेगा, लाइसेंस देते हैं L1। जो L1 बिना किसी ऑक्शन के, बिना किसी बोली के जाएंगे, उनको 12% कमीशन तय कर दी, 2% से 12%। तो जो 2% से 12% कमीशन तय की, अभी दोबारा से जब पुरानी पॉलिसी आई तो फिर 2% पे आ गई। तो आप ये कोई जानकारी नहीं दे रहे कि आपने ये 10% इजाफा उन लोगों में क्यों किया जो ऑक्शन में भी नहीं थे, जिनको बोली में काम नहीं मिलना था, जिनको आपने अपनी कलम से काम देना था, उनको 2% से 12% इजाफा कैसे हो गया? एक बात। दूसरी बात, आपने खुद अपनी पॉलिसी में तय किया कि होलसेलर, रिटेलर और मैन्युफैक्चरर तीनों अलग अलग रहेंगे, तीनों एक काम नहीं कर सकते। अगर होलसेलर है तो रिटेल नहीं कर सकता, रिटेल है तो मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद महादेव वाइन्स होलसेल का काम कर रही है, वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग है एडी ब्राउसन के नाम से। इसी तरह बड़ी पंजाब शराब की फैक्ट्री भी है, बड़ी पंजाब KSJM के नाम से होलसेल का काम भी कर रहा है। और वही बड़ी पंजाब अमित अरोड़ा जो कि उनका दोस्त है अरविंद केजरीवाल जी का, और वो होलसेल का काम, रिटेल का काम और मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल एयरपोर्ट का काम उसके पास है। अब आप सुनकर हैरान होंगे जी, जिस यूनिक बिजनेस एंटरप्राइज के पास 32 नंबर जोन, जो कि एयरपोर्ट का जोन है, जिसके पास काम है, इसकी बिड 150 करोड़ रुपए की थी। 150 करोड़ वाले को काम मिल गया, लेकिन जिसकी 250 करोड़ की बिड थी उसको एयरपोर्ट ने कह दिया हम तो NOC नहीं देते, GMR ने कह दिया। 150 करोड़ वाले को तो काम मिलेगा अमित अरोड़ा को, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल जी का खास है, लेकिन 250 करोड़ की जो बिड करेगा उसको काम नहीं मिलेगा। तो बता दीजिए भैया, इसके जवाब दे दीजिए ना जी। आप इतना भाग रहे हैं। ठीक है, मैं इसी को लेकर के शॉर्ट कमेंट में चाहूंगा रवि श्रीवास्तव से, उसके बाद चलूंगा श्रीवास्तव के पास। रवि श्रीवास्तव जी, पारदर्शिता की जरूरत है कम से कम, जो आरोप लग रहे हैं ईमानदारी से कम उनके जवाब तो दे दे आम आदमी पार्टी, बजाय कहने की भाई प्रायोजित कार्रवाई है, बीजेपी करवा रही है। देखिए अनंत, पहली चीज तो यह है कि जिसने भी अगर कोई अपराध किया है तो उसे सजा मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ना आम आदमी पार्टी, अभी तक कोई बयान मैंने देखा जो इससे भाग रहे हो। उन्होंने बराबर कहा है कि हम स्वागत करते हैं, आप आइए, घर पे रेड करिए, जो मिले ले जाइए। मुझे एक सवाल पूछना है कि जो आरोप बीजेपी क्यों लगा रही है? भाई बीजेपी क्या CBI की एजेंट है क्या? बीजेपी को सवाल पूछने का क्या हक है? आपने अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि ये चार्जेस पब्लिक डोमेन में है। पब्लिक डोमेन में कैसे आए? क्या CBI ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या जो एजेंसी है उसने किसी तरह का नोटिफिकेशन जारी किया कि हम इन आरोपों की जांच करने जा रहे हैं? रवि श्रीवास्तव साहब, आपत्ति किस बात पे होनी चाहिए? आपत्ति इस बात पर होनी चाहिए कि आबकारी मंत्री के ऊपर घोटाले के आरोप लग रहे हैं, या आपत्ति इस बात पर होनी चाहिए कि पब्लिक को जानकारी कैसे मिल गई? नहीं, पब्लिक को जानकारी जरूर मिले, मगर सवाल मेरा यहां पर यह है कि जो ये आरोप लगा रहे हैं वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी आके इसका जवाब दे। अरे भाई, आम आदमी पार्टी जब जहां पर मामला कोर्ट में पहुंचेगा जवाब देगी। आज यहां पर जनता को जवाब देने का क्या मतलब है? भाई कौन सा आरोप सही है, कौन सा आरोप गलत है? अच्छा, योजनाओं के सर जब फायदे गिनवाने हो तो पब्लिक डोमेन में आ जाइए, जब सवाल पूछे जाए तो पब्लिक डोमेन में आप नहीं आएंगे कि हम कोर्ट में जवाब देंगे, लेकिन जवाब तो सर फिर भी नहीं दिए जा रहे। एक मिनट अनंत जी, मैं 20 साल 25 साल तक दिल्ली में रहा हूं। मैंने देखा है कि दिल्ली में शराब के किस तरह के ठेके होते थे। एक बाड़ा लगा रहता था, उसमें एक के ऊपर कूद के लोग गिरते थे, वहां पे मारपीट होती थी, वहां पे ब्लैक होता था, वहां सब कुछ होता था। और ये सब कुछ कांग्रेस की इसकी पिछली वाली सरकारों में हुआ है। मैं आज बैंगलोर में हूं, मैं देखता हूं यहाँ पे स्वयं की शॉप्स हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, और ये बीजेपी रूल स्टेट है। और आराम से लोग, महिलाएं भी जाती है, उसके अंदर शराब खरीद सकती है, बैठ के पी सकती है, पुरुष भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं आराम से, कोई मारपीट नहीं है, कोई दंगा फसाद नहीं है, कोई किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है। अगर चाहती है सरकार की रवि श्रीवास्तव साहब, एक सेकंड सर, मैं बीच में टोकना चाहूंगा आपको, क्योंकि थोड़े से क्लैरिफिकेशन की जरूरत है सर। यहाँ पर सवाल इस बात को बिल्कुल नहीं कि शराब की बिक्री कैसे हो रही है, लोग जाके आसानी से खरीद पा रहे हैं कि नहीं खरीद पा रहे हैं, या लोगों को शराब खरीदने में मुश्किल हो रही है कि नहीं हो रही है। सवाल इस बात को लेकर नहीं है सर, सवाल तो इस बात को लेकर है कि जो आबकारी पॉलिसी लागू की गई थी, जिसके लिए मनीष सिसोदिया ने कहा था कैबिनेट को, भाई काम करो, आप सब लोग मुझे ऑथराइज कर दो, यह भी आरोप है।
मुझे ऑथराइज कर दो, मैं ही सारे बदलाव कर दूंगा। सवाल तो उस चीज को लेकर है। मैं इसी सवाल को लेकर के वापस आपके पास लौटूंगा। शुभरास्ता, छोटा सा कमेंट मैं चाहूंगा आपसे, मुझे बताइए कि अगर सवाल आबकारी नीति को लेकर पूछे जा रहे हैं तो जस्टिफिकेशन में शिक्षा नीति क्यों बताई जा रही है? शुभरास्ता, आप तक आवाज पहुंच रही है? मैं जवाब दे सकता हूं इसका? मैं आ रहा हूं सर आपके पास। मैं दे सकता हूं। तो क्लासिक केस है जब आप गलत होते हैं और आपको कहा जाता है कि आप सफाई दीजिए, तो आप आ का जवाब न देकर के आप ब का जवाब देते हैं। जी, आवाज जा रही है? जी जी त्यागी जी, आवाज जा रही है मेरी? क्या आप सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज मैम आ रही है, कुछ डिले जरूर है। स्ट्रैटेजी होती है कि जब आपके पास मनोनुकूल जवाब न हो या जनता के सामने आप एक संतोषजनक उत्तर न दे पाए, तो आप अ का जवाब ब से देते हैं। 2-3 सवाल है मेरे, जो कि आम आदमी पार्टी से भी हो सकते हैं या पैनल में जो लोग बैठे हुए हैं जिनको आम आदमी पार्टी पे उठाए जाने वाले सवाल बहुत बुरे लग रहे हैं, उनसे भी हो सकते हैं। जी, तो मैं पूछना चाहती हूं कि जनता को कैसे पता चला? ये तो दिल्ली की जनता, दिल्ली में जो यंगस्टर्स हैं वो जाते हैं, वो रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वो पब्स में जाते हैं। ये ओपन सीक्रेट है, जब से आम आदमी की सरकार बनी है, वो आज की बात नहीं है, पहले भी जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तब से लिकर माफिया को लेकर के एक चर्चा परिचर्चा रहती है। अब ये जो लोग पीपल हु आर लिविंग अंडर द रॉक, उनको शायद पता नहीं होगा, लेकिन ये चीज रही थी। तो आज अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो कायदे से एक पार्टी जो अपने आप को ईमानदार बताती है, एक पार्टी जो अपने आप को लोगों से अलहदा बताती है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और वो जारी करती, वो सारी लिस्ट जारी करती और बताती कि हमने अमुक अमुक लोगों को या अमुक अमुक कंपनीज को लिकर लाइसेंसेस दिए, और अगर इन लिकर लाइसेंसेस में अगर आपको कोई समस्या है तो आप बताइए। और उसके साथ साथ वो अर्हता भी बता देती कि हमने फलाना व्यक्ति को इसलिए लाइसेंस दिया क्योंकि फलाना व्यक्ति इन अर्हताओं को पूरा कर रहा है। ये करने के बावजूद अगर आप अपने एजुकेशन मॉडल की बात करेंगे तो फिर तो सवाल उठाए जाएंगे और जनता की नजर में आप गुनहगार बनेंगे, चाहे भले ही आप कोर्ट की नजर में जो भी हो, जो भी ना हो। दूसरी चीज मुझे बहुत अटपटी लगती है कि हर चीज को कुछ लोग हैं जिनको मोदी और भाजपा को साथ लाए बिना बात नहीं कर सकते वो किसी पॉलिटिकल इशू पे। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, हर चीज में उनको मोदी और भाजपा ढूंढना होता है। भाई सवाल आम आदमी पार्टी से पूछा जा रहा है, पिछले केस में क्या हुआ उससे मुझे मतलब क्यों होना चाहिए? मैं दिल्ली की जनता हूं, मुझे आज से पहले आम आदमी पार्टी पे सवाल क्या उठाए गए, उसमें आम आदमी पार्टी अव्वल रही या नहीं रही, मुझे इससे आज की डेट में, आज जन्माष्टमी, आज की डेट में क्या लेना देना? जब आज सवाल लेकर माफिया का है तो 4 लोग आए ना, इतने अच्छे पॉलिसी के एक्सपर्ट्स हैं वहां बैठे हुए। दो चीजें मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को जब आबकारी नीति में हुई गड़बड़ियों को लेकर के, अनियमितताओं को लेकर के सवाल पूछा जाएगा तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, किसी प्रेस नोट के माध्यम से उन्हीं अनियमितताओं को लेकर के जवाब दिया जाएगा। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सवाल मेरा है कि जो पार्टी अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी का तमगा देती है, वो जांच से घबराती क्यों है भाई? एजेंसी उनके घर पहुंची सवाल पूछने के लिए, सीधे सीधे सवालों के जवाब दें, जांच में सहयोग करें। देखिए आनंद जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि अरविंद जी इस देश में बहुत क्रांतिकारी राजनीति की उपज है, तो उनको समझना, उनकी राजनीति पर चर्चा करना बड़ा कठिन विषय है। वो तो याद है कि इस देश में वो राजनीति कैसे करके आए हैं, सबको ध्यान में होगा ना। पता नहीं क्यों अब लोग बोलते नहीं, अब छुपा जाते हैं एकदम से अरविंद केजरीवाल की उस स्तरहीन राजनीति पर, जिसमें उन्होंने प्रणब मुखर्जी से लेकर सबके चेहरे पर ऐसे ब्लैक से काट दिया था, चोर चोर लिखकर, और बाद में बहुत लोगों से माफी भी मांगी। तो इतने बड़े तो वो नेता हैं कि सबसे माफी मांगते, कमरे में घूमते हैं, बाहर कुछ कुछ बोलते हैं, और वही शैली उनके सारे नेताओं की। अच्छी बात यह है कि जिन नेताओं की जरा सी भी रीढ़ बची हुई थी वो आम आदमी पार्टी छोड़कर निकल गए, या अरविंद ने उनको जबरदस्ती मतलब अपमानित करके निकाल दिया, वो हम सबको पता है। अब क्या हो रहा है, मुझे इसकी कतई चिंता नहीं है कि इसमें फिर बच जाएंगे या मनीष सिसोदिया आज ही गिरफ्तार हो जाएंगे या कुछ टाइम लगेगा। मेरी चिंता जरा दूसरी हो गई है। मेरी चिंता यह है
कि अरविंद केजरीवाल इस देश में उस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसको एक समय में कहा जाता था कि फॉरेन एजेंट्स के जरिए यहां की राजनीति तय होती है। और जब मैं न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाना कितनी बड़ी बात होती है जब सुनता हूं तो मेरी चिंता बढ़ जाती है पत्रकार के तौर पर कि अरविंद केजरीवाल जो देश में कहीं नहीं छप रहे हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन अगर वो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाने के लिए इतना कठिन तरीके से गए, खलीज टाइम्स में वो छप रहे हैं और उनके छपने के पीछे मकसद बहुत साफ दिखता है जी। कमाल की बात यह कि न तो दिल्ली नंबर 1 हुई है, इस देश में दिल्ली को हर तरह की सुविधा प्राप्त है, केंद्र सरकार से पैसे मिलते हैं, वो ऐसा राज्य नहीं, लेकिन जो स्लिप जो आपने अरविंद केजरीवाल के उस प्रेस नोट का जो आपने अंश की बात कही, नहीं मैं आप ही के पास आ रहा हूं सर, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं कि क्या वो छपना और छपवाना को स्लिप ऑफ टंग का फायदा दिया जा सकता है क्या? नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, आप कमाल कर रहे हैं। स्लिप ऑफ टंग तो हो जाएगी ना जब ऐसी चीजें करनी है, उसमें कई बार होती है भाई। अरविंद जी से एक बार थोड़ी ना हुई, बहुत क्रांतिकारी सबको भूल गया क्या? वो पत्रकार जो बहुत बड़ा एकदम सरोकारी पत्रकार रहा, ये करिएगा, सब दुनिया को पता है ये। अब ये कोई मतलब अब ये समय बड़ा विचित्र है, इस समय में आपको जरा सी सावधानी हटी और बहुत ढेर सारी दुर्घटना घटी। तो आम आदमी पार्टी के चाल चरित्र और चिंतन को लेकर इस देश में किसी को भ्रम नहीं जी। मुझे बस दिक्कत इस बात से है कि क्या इसके लिए वेस्टर्न मीडिया का सहारा लिया जाएगा? ये कट्टर ईमानदार और कट्टर हमारी कोशिश तो पार्टी आबकारी नीति पर फोकस करने जा रही है अपने एड फंड का। अब ये मूल मुद्दा है। लेकिन जो आपने एडवर्टीजमेंट के फंड का जिक्र कर दिया, न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स का जिक्र कर दिया, आशुतोष जी मैं चाहूंगा टिप्पणी आपसे इस मामले में। आप यकीन रखते हैं इस मामले में कि ये प्रायोजित है या ये कोई एडवर्टीजमेंट था वहां पर, बजाय इसकी जो खबर थी? पहले तो मैं आशुतोष जी की तारीफ कर दूं कि रीढ़ वाले व्यक्ति थे, निकल गए वहां से। मैं इनकी हर्षवर्धन जी की बातों में क्या टिप्पणी करूं? अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाना इतना ही आसान होता तो हमारे ख्याल से बहुत सारे लोग छपवा देते। पिछले दिनों इकोनॉमिस्ट में भी एक नहीं, वो तो अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं सर आसान नहीं है। मैं बहुत कठिन है। पिछले दिन आपको याद होगा कि इकोनॉमिस्ट में भी एक भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार के बारे में कुछ छपा था। तो देखिए, और वो एडवर्टोरियल था, ये एडवर्टोरियल नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की अपनी एक विरासत है, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक परंपरा है। न्यूयॉर्क टाइम्स वहां की सरकार, वहां के राष्ट्रपति से लगातार लड़ते हुए पत्रकारिता करती है। इस देश के कुछ पत्रकारों या अखबारों जैसी नहीं कि जिनकी रीढ़ की हड्डी खत्म हो जाती है। तो दूसरी बात, जो खलीज टाइम्स के बारे में बात की जा रही है, खलीज टाइम्स दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स का के बहुत सारे अखबार सिंडिकेटेड होते हैं, उनके कॉलम्स आप खुद दिल्ली के अंदर बैठ के आप इंडियन एक्सप्रेस में भी देख सकते हैं, अमर उजाला में देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में देख सकते हैं। बहुत सारे अखबार है जहां जो सिंडिकेशन उनका चलता है, वो उनकी एक पेड संस्था है। आप उनके आर्टिकल उठाकर अपने यहाँ साभार या वैसे छाप सकते हैं। तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये पेड है। ये पेड बिल्कुल नहीं है, ये मैं आपको डंके की चोट पर कहता हूं। लेकिन जो सवाल यहाँ पे महत्वपूर्ण है वो ये जी कि जिस पॉलिसी को लेकर आपने 6 महीने पहले 8 महीने पहले कहा था कि ये पॉलिसी क्रांतिकारी पॉलिसी है जी, उसी पॉलिसी को आपने बाद में क्यों उस पर यू टर्न लिया, क्यों उसको बदला? ये दो चीजें हो गई सर। उससे पहले आशुतोष जी, आपने पहली जो पेड है कि नहीं है इसकी बात का जिक्र किया। शुभरास्ता कुछ कहना चाह रही है उस मामले में? हर्षवर्धन जी मैं आ रहा हूं आपके पास सर, 10 सेकंड मैं आ रहा हूं सर आपके पास। शुभरास्ता अपनी बात पूरी कर ले, मैं वापस आपके पास से जुड़ी हुई बात है, आशुतोष जी से जुड़ी हुई बात है। 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। अच्छा ठीक है, शुभरास्ता मैं आ रहा हूं आपके पास, 10 सेकंड में आशुतोष जी पूरी कर ले। अनंत जी, आशुतोष जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने कहा कि आप भी पढ़ते होंगे, सिंडिकेट वाली जो खबर होती है वो आप पढ़ते होंगे। सिंडिकेट वाली न्यूज 2 तरह से ही आती है, या तो कोई एडवर्टोरियल होगा, पेड न्यूज होगी, या फिर ओपेड होते हैं जिसमें बड़े लेखकों के जो विचार होते हैं उसको देश भर के अखबारों में, दुनिया भर के अखबारों में एक एजेंसी छाप देती है जी। रिपोर्ट कभी किसी सिंडिकेट के जरिए जाती हो, ये आशुतोष जी को ध्यान में हो तो मुझे एक आध उदाहरण बता देंगे तो अच्छा रहेगा। रिपोर्ट कभी सिंडिकेट के जरिए नहीं जाती है, पेड न्यूज होती है जो सिंडिकेट के जरिए जाती है। ये पूरी तरह से पेड न्यूज है, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। शुभरास्ता, एक सेकंड सर, मैं सबके पास में जाना चाहूंगा सर। आपस में काउंटर चलता रहेगा तो सर बाकी मेहमान के पास नहीं जा पाऊंगा। मैं आ रहा हूं सर आपके पास। शुभरास्ता जवाब पूरी करें, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास सर। शुभरास्ता। आशुतोष जी, मेरे सवाल भी हैं, इसीलिए आप जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि मैंने मीडिया में थोड़ा सा काम किया और मीडिया के बाद मेरा मूल काम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मैंने बाकायदा कैंपेन्स किए हैं।
तो मुझे मालूम है कि खबरें कैसे प्लांट की जाती हैं, खबरें एडवर्टोरियल के रूप में कैसे जाती हैं, एडिटोरियल्स कैसे फिक्स किए जाते हैं। आज मैं ऑन रिकॉर्ड तो ये नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं आपको बता सकती हूं आशुतोष जी कि इस खेमे के कितने पत्रकार कितने हजार में कौन सी न्यूज छापेंगे, वो ब्यौरा मेरे पास रखा हुआ है। इसीलिए आप ये मत यहां पे जनता को दलील दीजिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल ऐसे छपा। अगर छपा तो उस व्यक्ति का नाम बताइए ना जिन्होंने आकर के दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स को कवर किया होगा। फ्रंट पेज पे छपना और बिना किसी बायलाइन के छपना, और अगर बायलाइन है भी तो वो बायलाइन जस का तस खलीज टाइम्स में छप रहा है। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये वो वाली मीडिया नहीं है आशुतोष जी, आज से 25-30 साल पहले वाली, कि कोई भी पत्रकार कुछ भी लिख करके निकल जाता था और देश की जनता सोचती थी आहा महोदय ने लिखा है, महोदया ने लिखा है, अच्छा ही लिखा होगा। जो बात है वो खरी खरी करना सीखिए। आप तो आम आदमी पार्टी में नहीं है ना, क्यों डिफेंड कर रहे हैं? बताइए ना आप कि किस जर्नलिस्ट ने आकर के दिल्ली गवर्नमेंट के साथ 3 महीने काम किया न्यूयॉर्क टाइम्स और जाकर के अखबार में छापा है। क्योंकि अगर दिल्ली गवर्नमेंट पे छापा है तो फिर वो छत्तीसगढ़ के सरकारों में क्यों नहीं गई? छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है अभी। लेकिन मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो काम हो रहा है दंतेवाड़ा इलाके में स्कूलों में, वो मिसाल है देश के लिए। वहां तो जाकर के कवर नहीं किया न्यूयॉर्क टाइम्स ने। ऐसी क्या जुगलबंदी है आम आदमी पार्टी की कि वहां जाकर के कर रही है? इसलिए देश की जनता को गुमराह मत कीजिए। ठीक है, आप शॉर्ट मीडिया में कमेंट, आप किस तरीके का अखबार ठीक है, हालांकि हम लोग गलत ट्रैक पर आगे, हम लोग आपका नीति पर रहना था, लेकिन फिर भी आशुतोष जी शॉर्ट कमेंट में निपटाएगा। मैं नॉर्मली में व्यक्तिगत नहीं होता हूं, आप जानते हैं। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से समर्थित जितने भी लोग आते हैं वो मेरे पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं। मैं उसको अपना एक बैज ऑफ ऑनर की तरीके से लेता हूं। देखिए झूठ क्या है, ये आर्टिकल सामने पड़ा हुआ है, इसमें करणदीप सिंह नाम से बाइलाइन है। टिप्पणी की है? नहीं सुब्रास्ता जी आप मुझे बोलने क्या व्यक्तिगत टिप्पणी की है? मैंने आपसे फिर मैं इस कार्यक्रम से हट रहा हूं। नहीं, कार्यक्रम से मत हटिए, कार्यक्रम से मत हटिए सर। मुझे बोलने नहीं दे रही, व्यूज है वो वैल्यूएबल है, मुझे बोलने नहीं दे रही। आपको पर्सनल कैसे लग गया? ये मुझे बोलने नहीं दे रही। आपको व्यक्तिगत कैसे लग गया ये? अनंत मैं हट रहा हूं। अच्छा, ये आशुतोष जी तो बेहतर बात है सर। शुभ्रास्ता 10 सेकंड दीजिए मुझे, मैं लौट रहा हूं आपके पास। शुभ्रास्ता जी 10 सेकंड दीजिए मुझे। आशुतोष जी तो बेहतर बात है सर कि आपको लगा कि पर्सनल एलिगेशन है, पर्सनली बोला गया, शुभ्रास्ता उस बात से इनकार कर रही है। अनंत एक मिनट जी। मुझे मालूम है, मैं इतना समझदार हूं कि मुझे मालूम है कौन सी टिप्पणी व्यक्तिगत है और कौन लोग वो टिप्पणी करते हैं, किस विचारधारा से प्रेरित होकर टिप्पणी करते हैं। मुझे उसकी आदत है, मुझे उससे परेशानी नहीं होती। लेकिन जब झूठ बोला जाए तो उसको रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। टाइम्स ऑफ ये पर्सनल अटैक मैंने आपके ऊपर नहीं बोला, आप कृपया शांत रहें। आप पर्सनल अटैक इनको रोकिए भाई, ये गलत बात है। राजनीति से जोड़ रहे हैं। शुभ्रास्ता जी और आशुतोष जी, आप दोनों से मेरा निवेदन है कि पर्सनल एलिगेशन से दोनों व्यक्ति रुके, और ये बेहतर बात है कि दोनों व्यक्ति इस बात का स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि हम लोग पर्सनल नहीं हो रहे। तो ये बहुत बेहतर बात है, ये बहुत बेहतर बात। एक सेकंड शुभ्रास्ता जी, आशुतोष जी एक सेकंड, आप दोनों लोग बोलेंगे सर तो दर्शक किसी की बात नहीं समझ पाएंगे। शुभ्रास्ता जी मैं आपके पास आया, आपने बात अपनी रखी, आशुतोष जी की बात से शुभ्रास्ता आपको जो भी दिक्कत होगी मैं टिप्पणी लेने के लिए आपके पास में आऊंगा, और उसी अनइंटरप्टेड तरीके से अपनी बात आप रखिएगा, बिना किसी व्यवधान के आप रखिएगा। फिलहाल वो न्यूयॉर्क टाइम्स का कॉलम है, इसमें करणदीप सिंह इसके बाइलाइन है। अभी कहा गया था कि यहाँ बाइलाइन नहीं, बाइलाइन आर्टिकल नहीं। ये करणदीप सिंह न्यूयॉर्क टाइम्स के दिल्ली ब्यूरो में काम करते हैं जी। जो खलीज टाइम्स में छपा हुआ उसमें नीचे लिखा हुआ है सौजन्य न्यूयॉर्क टाइम्स। अगर आप राष्ट्रीय चैनल पे आके झूठ बोलना चाहते हैं तो प्रचार करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन राजनीतिक दल के लोग अगर करें तो बात समझ में आती, क्योंकि ये उनका काम है, उनका पेशा है जी। लेकिन जो लोग राजनीतिक विश्लेषक बनकर आते हैं वो अगर इस तरीके की झूठ बातें करेंगे तो उसके पीछे हालांकि वापस हम लोग आबकारी नीति पर लौटे, लेंगे उससे पहले शुभ्रास्ता का रिप्लाई जरूरी है सर। फिर एक बात कह दूं जी, मैं यहाँ आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। बिल्कुल ठीक बात है सर, आपका जो ऊपर टाइटल हम चला भी रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर ही चला रहे हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के छद्म प्रवक्ता बनके अलग अलग चैनल नहीं, आशुतोष जी पर्सनल एलिगेशन नहीं देखिए। अगर आपकी गरिमा का ख्याल हमें है सर तो बाकी मेहमानों की गरिमा का ख्याल भी उतना ही रखना है सर। ये पर्सनल नहीं है हमें सर, बाकी मेहमानों की गरिमा का ख्याल भी उतना ही रखना है सर। तो पर्सनल एलिगेशन ना आपके ऊपर लगेंगे सर, ना किसी और के ऊपर लगा पाएंगे, ये बहुत सीधी सी बात है। जो कल किसी ऐसे लोगों ने कितनी नहीं आशुतोष जी एक सेकंड सर, अब आपके वक्त में शुभ्रास्ता को मैंने रोका सर, शुभ्रास्ता के वक्त में अब आपको थोड़ा शांत रहना होगा। करता हूं
ऐसे लोगों को माफ करें, इनकी पत्रकारिता इन लोगों की क्या है, कितनी सबको मालूम है। हाँ। कितने लोग इनको पहचानते हैं भारतीय जनता पार्टी के बाद, सबको मालूम है। हाँ। जी एक सेकंड, अब फिर पर्सनल हो रहे हैं सर। आशुतोष जी देखिए सर, पत्रकारिता की गरिमा तो सर आप बेहतर पहचानते हैं, पर्सनल होना उस गरिमा के अंतर्गत नहीं आता सर। जब आशुतोष जी आप बोल रहे थे, शुभ्रास्ता से मैंने रिक्वेस्ट किया कि वो चुप रहे तो वो चुप रही। अब अगर शुभ्रास्ता की बारी है सर बोलने की, तो मैं आपसे भी वही रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर। तो शुभ्रास्ता जी ने पहले अटैक मेरे ऊपर किया, व्यक्तिगत अटैक किया, मैं नहीं होता हूं। हाँ मुझे अच्छा ठीक है मालूम है मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है सर, शुभ्रास्ता अपनी बात आप पूरी कीजिए। शुभ्रास्ता अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद में चलूंगा सिरसा साहब के पास। इनको बड़ी तकलीफ होती है, नहीं अटैक कर रहे तो सुन लीजिए। ये बीजेपी के छुपे हुए लोग हैं, इनको मुझसे बड़ी तकलीफ होती है। जब मैं कुछ बोलता हूं इनको बड़ी तकलीफ होती, क्योंकि दरअसल है ये भारतीय जनता पार्टी के कार्ड होल्डर। आ गया ना चरित्र सामने, वरिष्ठ पत्रकार का चरित्र आ गया सामने। वरिष्ठ पत्रकार से आपने सवाल, बहुत लोग होते हैं अनंत जी ऐसे बात नहीं हो सकती। आशुतोष जी पे एलिगेशन तो ये भी लग सकता है कि आम आदमी पार्टी के भले छोड़ चुके हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के ऊपर चर्चा ना हो, इसलिए चर्चा को डिबेट कर दिया गया। मैंने कहा तो ऐसा चांस मत दीजिए ना सर। घुमा करते हैं या घुमा करती हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। फीडर डाउन कीजिए अनंत जी, मैंने बोला नहीं है और ये लगातार ये पुरुष नहीं, अब शुभ्रास्ता आप बोलेंगी। अनंत जी 2-3 बातें हैं। मैंने बाईलाइन की चर्चा की, इन्होंने करणदीप जी का एग्जाम्पल दिया। मैंने एक लाइन ये भी पूछा था कि सेम न्यूज खलीज टाइम्स में कैसे छप जाती है, क्या करणदीप जी वहां भी काम करते हैं एक साथ? और मैंने इसके पहले भी एक बात कही थी ना, जिसमें बहुत परपराहट हो गई इनको, कि यहां पर पेड आर्टिकल्स, पेड ऑप-एड छपवाए जाते हैं। इट्स एन ओपन सीक्रेट बिटवीन मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टीज। ये बात आपको भी पता होगी, ये बात आज एनी जर्नलिस्ट वर्थ देयर सॉल्ट ये बात जानता है। मैं अपने एलिगेशन वापस नहीं ले रही हूं, लेकिन इससे आशुतोष जी को पर्सनली क्यों फील हुआ मुझे नहीं पता। क्या आशुतोष जी को मालूम नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है? मैंने अभी छत्तीसगढ़ की प्रशंसा की तो भी इनको भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा दिखी। शर्म आनी चाहिए ऐसे वरिष्ठ पत्रकारों को। ये इनको लगता है कि इनके 30 साल 35 साल पहले वाला करियर अभी इंटैक्ट है, कि कोई भी महिला जो राजनीति में एक्टिव हो रही हो या कोई भी महिला जो थोड़ा बहुत लिखने का काम करती हो, नहीं ये बोलना जरूरी है, ये बोलना जरूरी है। ये बॉस नहीं है, तो चर्चा का फिर ये बॉस नहीं नहीं है। मैं पर्सनल नहीं हो रही हूँ, मैं नहीं। अनंत जी, आरएसएस की शाखा में अनंत जी मैं पर्सनल नहीं हो रही हूँ, मैं बिल्कुल पर्सनल नहीं हो रही हूँ। मैं किस विचारधारा से बिलोंग करती हूँ, इसका सर्टिफिकेट आशुतोष देने वाले कौन होते हैं? आरएसएस की शाखा से प्रशिक्षित होकर झूठ बोलने की ट्रेनिंग लेके अनंत जी, आई एम सॉरी। अच्छा सर, मैं काम करूंगा आशुतोष जी और शुभ्रास्ता, मैं आप दोनों को कुछ वक्त रोकना चाहूंगा सर। और मैं इंटरप्शन के साथ ही बता रहा हूं कि जो चर्चा हमारी है वो ये नहीं थी कौन पत्रकार कैसा काम कर रहा है, नहीं ये चर्चा का विषय था कि भाई आखिरकार खलीज टाइम्स में, न्यूयॉर्क टाइम्स में कैसे छप गया। वापस सर आबकारी नीति पर आ जाते हैं। आशुतोष जी, आबकारी नीति के बारे में बता दीजिएगा मुझे। रवि श्रीवास्तव छोटा सा टिप्पणी दीजिए, उसके बाद में चलूंगा बाकी मेहमानों के पास। आबकारी नीति पर जब सवाल पूछा गया था तो सवाल आबकारी नीति पर होना चाहिए था सर, या उनके जो समर्थक हैं या पार्टी के नेता हैं वो शिक्षा नीति की डींगे बगाड़ते? देखिए, डींगे बगाड़ने वाली कोई बात नहीं है। अगर भारत का कहीं पर सम्मान हुआ है उसको बताने में कोई गलत बात नहीं है, वो एक गर्व का विषय है। और ये बात है कि लोग जिसको गर्व के उसका एनालिसिस कर रहे हैं बैठ करके, ये पेड है या अनपेड है। मैं तो समझता हूँ ये मुद्दापूर्ण बात है। बिल्कुल मुद्दापूर्ण बात नहीं है सर, अपनी बात कहने का अधिकार सभी को है। कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ भी होते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं करता। देखिए, जहां तक सवाल आपका का है, इसी बीच एक अपडेट आ रही है सर, मैं वापस लौटूं चर्चा पर। इसी बीच अपडेट ये आ रही है कि शराब घोटाले को लेकर के सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पहले 8.5 घंटे के आसपास की इन्वेस्टिगेशन की गई, छापेमारी की गई, कई एविडेंसेस जुटाए गए और अब अपडेट ये आ रही है कि सीबीआई मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुकी है। वो लगातार अपडेट आपको बता रहे थे कि जैसे ही सुबह 8:30 बजे के आसपास कार्रवाई शुरू हुई, उनके घर पर सीबीआई की टीम पहुंची, उनके परिवार के लोग भी वहां पर मौजूद थे, उनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट किए गए, इसमें लैपटॉप शामिल था, जिसमें कि मोबाइल फोन शामिल था। उसके बाद उनकी बाहर खड़ी हुई गाड़ी की तलाशी ली गई और अब अपडेट ये आ रही है लगभग 8.5 घंटे की इस छानबीन के बाद कि एफआईआर में सिसोदिया समेत 15 लोगों के नाम हैं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है और इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें मनीष सिसोदिया के साथ साथ 15 और लोग हैं जिनके नामों को शामिल किया गया। वो एफआईआर की कॉपी भी आपको बहुत जल्द हम टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखाने वाले हैं और एक एक कड़ी की सूचना लगातार आपको दे रहे हैं। सबसे पहले सवाल आम आदमी पार्टी से और आबकारी नीति को लेकर के मनीष सिसोदिया से यही हुआ था कि भाई आपने जो आबकारी नीति में बदलाव किए थे, जो आरोप ये लगाया गया कि आपने कैबिनेट से कहा कि आप मुझे पूरा ऑथोराइज कर दीजिए हर चीज बदलने के लिए,
उसी को लेकर के ये सवाल लगातार पूछे गए। सवाल यह भी पूछा गया कि आबकारी नीति में अगर बदलाव किया गया तो उससे राजस्व को कितना नुकसान हुआ। सवाल यह भी पूछा गया और कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाया था कि बार मालिकों के साथ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की साठगांठ है और कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यह आबकारी नीति में बदलाव किए गए और कुछ और नीतिगत बदलाव किए गए थे। इसी को लेकर के ये तमाम रिपोर्ट्स अब तक सामने आई थी और उसी को लेकर के अब सीबीआई ने भी ये एफआईआर दर्ज कर ली है। अब उसमें कौन कौन लोग हैं जिनके नाम शामिल किए गए वो नाम बता देता हूं। उसमें श्री मनीष सिसोदिया हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली। उसमें श्री अरवा गोपी कृष्णा है जो कि उस वक्त पर एक्साइज के कमिश्नर थे। उसमें श्री आनंद तिवारी हैं जो कि उस वक्त पर डिप्टी कमिश्नर एक्साइज थे। उसमें पंकज भटनागर हैं जो कि असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज हैं। उसमें विजय नायर हैं, फॉर्मर सीईओ हैं एक कंपनी के। उसमें श्री मनोज राय हैं, एक्स एम्प्लॉय हैं एमएस प्रेरणा रिचर्ड के। उसमें श्री अमनदीप ढल हैं, डायरेक्टर हैं एमएस ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के। ये कंपनी और नाम आपको सब बता रहा हूं। उसमें समीर महेंदु हैं, उसमें अमित अरोड़ा हैं और उसके अलावा दिनेश अरोड़ा हैं और 4 नाम और हैं। हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताजा जानकारी के साथ। अनुज, क्या अपडेट आ रही है इस एफआईआर को लेकर के? जी देखिए, जिस तरीके से साफ तौर पे ये बात बताई गई थी कि जो सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच है उसने इस पूरे मामले में सबसे पहले मामला दर्ज किया और उसके बाद आज सुबह से ही सीबीआई जो है तमाम जगहों पे छापेमारी कर रही है। निश्चित तौर पर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें सबसे पहला नाम जो है वो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का है। उसके बाद जो पूर्व एक्साइज कमिश्नर थे दिल्ली के ए गोपी कृष्णा, उनका नाम है। इतना ही नहीं, डिप्टी कमिश्नर आनंद तिवारी का नाम है। चौथे पर पंकज भटनागर जो कि असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज थे, उनका नाम है। श्री विजय नायर का नाम है जो कि फॉर्मर सीईओ थे, जो कंपनी थी जो इस पूरे टेंडर प्रोसेस में रही है, उसका नाम है। इतना ही नहीं, कुल मिलाकर 15 लोगों के नामजद इसमें किया गया है। और इसके अलावा भी ये एफआईआर में साफ तौर पर ये बात बताई गई कि इसके अलावा भी कुछ पब्लिक सर्वेंट और प्राइवेट पर्सन हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जो बात सुबह से ही सामने आ रही थी कि सीबीआई जो है उसने आज सुबह से अपना शिकंजा कसना शुरू किया। सबसे पहले सीबीआई ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज किया। जो कंप्लेन जो रिपोर्ट थी, माफ करिएगा, जो रिपोर्ट थी चीफ कमिश्नर की, उस रिपोर्ट के बेसिस पर बाकायदा सीबीआई ने पूरे मामले में मामला दर्ज किया। और एफआईआर को देखने पर साफ तौर पर यह पता चलता है कि किस तरीके से नामजद इसमें किए गए हैं। टोटल 15 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें अनुज मुझे एक और बात बताइए, इसमें मनीष सिसोदिया और उस तब के जो एक्साइज कमिश्नर थे, डिप्टी असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर थे, उनके अलावा कुछ और नाम भी हैं जो कि अलग अलग कंपनीज के अलग अलग अधिकारी हैं। ये कौन सी कंपनीज है जो शामिल की गई इसमें? जी देखिए, तमाम कंपनियां हैं जिसके जो अधिकारी हैं उनका नाम इसमें शामिल किया गया है। जैसे कि अमित अरोड़ा जो हैं, जो डायरेक्टर हैं बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, डिफेंस कॉलोनी में इनका ऑफिस है, वहां पर अमित अरोड़ा जो कि डायरेक्टर है उनका नाम है। इसके अलावा बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का नाम है दिनेश अरोड़ा जो कि गुजरावाला टाउन में इनका ऑफिस है, उनका नाम है। इतना ही नहीं, सनी मारवा ये भी एक कंपनी है जिसमें ये बाकायदा डायरेक्टर हैं, इनका नाम है। इसके अलावा कई और नाम है जिसमें विजय नायर जो कि फॉर्मर सीईओ जी, ये तमाम वो कंपनियां हैं जो कि जिनको कहीं ना कहीं लाइसेंसधारी थे, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि इनको फायदा पहुंचाया गया टेंडर प्रोसेस के दौरान और ये कंपनियां पार्टिसिपेट कर सके, इन कंपनियों को टेंडर जो है वो मिल सके, उसको इसके लिए बाकायदा जो नियमावली थी उसमें भी बदलाव किए गए थे। और इसी के तहत ये जो एफआईआर दर्ज किया गया है, ये इन जो तमाम लोगों के नाम शामिल किए गए हैं वो इसी बेसिस पे किए गए हैं। बिल्कुल अनुज, मैं वापस आऊंगा आपके पास। संक्षेप में पूरी कहानी एक दफा फिर अपने दर्शकों को बता देता हूं कि सीबीआई ने लगभग 8.5 घंटे की छानबीन के बाद, 8.5 घंटे की छापेमारी के बाद अब एक एफआईआर दर्ज कर ली है। उस एफआईआर में 15 लोगों के नाम शामिल किए गए
और सबसे अहम बात है कि उसमें जो पहला नाम है वो है श्री मनीष सिसोदिया का, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली, जिनके ऊपर ये एलिगेशन थे कि आबकारी नीति में बदलाव करके कुछ अनियमितताएं की गई हैं। उसके अलावा उसी वक्त के जो एक्साइज कमिश्नर नाम अरवा गोपी कृष्णा, उनका भी नाम इस एफआईआर में शामिल किया गया है। उसके अलावा उसी वक्त के डिप्टी कमिश्नर एक्साइज श्री आनंद तिवारी, उनका नाम भी इस एफआईआर में सीबीआई ने शामिल किया है, उन्हीं 15 लोगों में। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज पंकज भटनागर, इनका नाम भी इस एफआईआर में शामिल किया गया है। इन 4 बड़े नामों के अलावा 11 और नाम है, और वो 11 नाम किसके हैं? वो किसी अधिकारी के नहीं, बल्कि वो अलग अलग कंपनी के मालिक के और उनके जो पार्टनर्स हैं उनके नाम शामिल किए गए। आपको बता दें कि इससे पहले जो आरोप लगाया गया था मुख्य सचिव के द्वारा, उसमें यह कहा भी गया था कि भाई कुछ विशिष्ट कंपनियों को लाभ पहुंचाने के मकसद से यह पूरा बदलाव किया गया था। इसमें अप्रैल 2021 में ठेकेदारों के लगभग 144 करोड़ रुपए की फीस माफ की गई थी। कैबिनेट से सिसोदिया ने फैसले को मंजूरी दिलवाई थी, कहते हुए कि कैबिनेट उनको ऑथोराइज कर दे हर फैसला लेने के लिए। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू कर दी गई थी। 8 जुलाई 2022 को मुख्य सचिव को जिस बारे में कोई आपत्ति हुई, उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखने के बाद उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश दिए 22 जुलाई 2022 को, और उसके बाद 1 अगस्त 2022 को नई शराब नीति रद्द कर दी गई। लोग तरह तरह के सवाल लगातार पूछ रहे थे कि अगर नई शराब नीति सरकार के हिसाब से बहुत प्रॉफिट वाली थी, तो फिर 1 साल से के अंदर अंदर उसको क्यों बंद कर दिया गया। सवाल यह भी पूछे जा रहे कि जो राजस्व के नुकसान की बात है नई शराब नीति से, वो राजस्व का नुकसान कितना हुआ। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए सीबीआई ने जब जांच में आगे बढ़ी और मनीष सिसोदिया के घर समेत 21 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई, तो सबसे पहले एक तरीके से राजनीतिक भूचाल दिल्ली में दिखाई पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आम आदमी पार्टी की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी। आम आदमी पार्टी की तरफ से आबकारी नीति पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया शिक्षा नीति में अपनी तारीफों को गिना करके। उसके बाद अंत में कहते हुए सुना गया हर दफा कि यह बीजेपी की तरफ से प्रायोजित कार्रवाई है। 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने देश को नंबर 1 बनाओ जैसा कैंपेन लॉन्च किया था। आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि चूंकि राजनीतिक वर्चस्व लगातार आम आदमी पार्टी का बढ़ता जा रहा है, उससे घबरा के सीबीआई का इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन हकीकत मौजूदा वक्त में यह है कि जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की तो तथ्यों को कम से कम इस लायक तो पाया कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, और अब मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उसी एफआईआर की कॉपी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने है। नवभारत के पास एक विजिलेंस रिपोर्ट भी है। वो विजिलेंस रिपोर्ट क्या कहती है ये भी आपको पढ़ के बताते हैं, लेकिन सबसे पहले वो विजिलेंस रिपोर्ट की कॉपी आपको बता रहे हैं। ये जो विजिलेंस रिपोर्ट की कॉपी टाइम्स नाउ नवभारत के पास है, वो विजिलेंस रिपोर्ट जो कहती है वो साल 2021-2022 के बीच की तमाम चीजों को जांचा गया। उस विजिलेंस रिपोर्ट का जो सब्जेक्ट है वही आपको बताता हूं, जो बताने के लिए काफी है कि उसमें क्या हो सकता है कंटेंट। उसका सब्जेक्ट है कि एग्जामिनेशन ऑफ रूल्स of officers of excise department and finance department in the matter of excise policy 2021 to 2022। यानी 2021-22 के बीच की जो एक्साइज पॉलिसी है वो कितने नियमबद्ध तरीके से चलाई गई या नहीं चलाई गई, इसी को लेकर के पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई। इसी रिपोर्ट में शराब नीति पर गंभीर सवाल उठाए गए। अभी तक जो सवाल कहे जा रहे थे कि राजनीतिक आक्षेप हैं, वही ऐसे ही सवाल ये विजिलेंस रिपोर्ट भी लगा रही है। इसी में नवभारत के पास जो विजिलेंस रिपोर्ट की कॉपी है उसका पैरा दर पैराग्राफ आपको हम दिखा रहे हैं। इसका एक एक पैरा ये बता रहा है कि पूरी जानकारी क्या है। ये बता रहा है कि 14 अगस्त 2022 की इस रिपोर्ट में नई शराब नीति पर कई सवाल उठाए गए हैं। 2010 की जो शराब नीति है, 2010 की शराब नीति में जो बदलाव किए गए और फिर उस शराब नीति को बंद कर दिया गया, उसको लेकर के कई सवाल इस विजिलेंस रिपोर्ट में उठाए गए। टाइम्स नाउ नवभारत पर इसकी एक एक डिटेल लगातार पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द वापस आओ।